This video will be reacting to Why Did a Man Create Religion? Video by Kunal Kirai, and I have discovered this channel like few days before, and it seems interesting, and the title was interesting, so that's why I chose to react on this video. So let's begin. Let's see what he has to say. और भाई बीडूज एंड बीडीज पहली बात 5000 सब्स हो चुकी हैं, तो ये Nice, गुनाह किया है। congrats bro, congrats. 5K subs. पर सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम लाइव पे था, तो एक बंदे ने सवाल किया मेरे से कि आप कहते रहते हो कि हो सकता है भगवान हो सकता है ना हो। अगर है तो मुझे समझ आ रहा है सब कुछ, पर अगर नहीं है तो ये जो रिलीजन बनाए हैं किसी इंसानों ने अगर बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं? क्यों कोई इतना सोफिस्टिकेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन बनाएगा? क्यों कोई इतनी तगड़ी इंटेलेक्चुअल एसेट बनाएगा जिसको पूरी दुनिया फॉलो करेगी? कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। उसका रीज़न फिर क्या है? अगर भगवान ही नहीं है तो क्या रीज़न है इतना तगड़ा एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनाने का? और बात तो सही है, मतलब अराउंड 4200 कुछ रिलीजन है, फिर भी कोई आके आदमी बोले कि मुझे एक और रिलीजन बनाना है, इतनी मेहनत के थ्रू, इतनी जद्दोजहद के थ्रू क्यों कोई जाएगा? राइट? बहुत अच्छा सवाल है। पहले ये सवाल के बारे में मैं क्या सोचता हूँ वो बताता हूँ। कि मुझे लगता है कि मैं इस बारे में ऐसे सोचता हूँ कि जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी बनाया गया क्योंकि अगर इंसानों को ये बोलो ही ना कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है या तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तो इंसान आदमखोर जानवर बन जाएगा। इंसान को लिमिट पता ही नहीं होगा कुछ भी करने की। तो मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसा आदमखोर इंसान नहीं बने, एक कायदे कानून में रहे, इसलिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि कोई तुम्हें देख रहा है ऊपर से, चारों 24 घंटा देख रहा है, चारों ओर से देख रहा है, ताकि लोग डरें, एक डर पैदा हो, और वो डर पॉजिटिव डर हो कि यार दारू नहीं पीते, दारू से लिवर सिरोसिस हो जाता है। बट एक इंसान को तुम बोलोगे लिवर सिरोसिस हो जाएगा भाई मत पी, तो उसको क्या पता लिवर सिरोसिस के बारे में? तो उसको अच्छा ये बोल दो कि देख तेरे भगवान ने ना बहुत मारेंगे तुमको, तलेंगे तेल में, मत पिया, देख बोला था ये, मत पिया, देखा बोला था। तो ये बात है कि कायदे कानून में रखने के लिए, ताकि ये ना हो कि आदमी कुछ भी कर रहा है, किसी का रेप कर रहा है, जो कि कर रहा है आदमी, आज भी कर रहा है भगवान के आने की वजह से भी, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट आई थिंक सो या बहुत इनोसेंट सवाल है एक्चुअली। ये जो सवाल है ये हर इंसान इससे रिलेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रीज़न है वो हर इंसान के सबकॉन्शियस में बसा हुआ है। रीज़न है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में। हर इंसान एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मोड में रहता है। ये तुम्हारा हो सकता है कॉन्शियस हो, बहुत कम लोग इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस होते हैं, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में होता है। वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या है कि हमारी एग्जिस्टेंस पर एक एक्सपायरी डेट है। कोई ऐसा इंसान नहीं है, पूरी हिस्ट्री के पन्ने आप खोल लो, जिसका खात्मा ना हुआ हो। चाहे वो बहुत बड़ा बादशाह हो, चाहे वो छोटा सा रंग हो, हर इंसान का कोई ना कोई एक्सपायरी डेट है। और आप जिस तरीके से अपने आसपास की एग्जिस्टेंस देखते हो वो सिर्फ वहीं तक सीमित है जब तक आप जिंदा हो। जब आप खत्म हो गए तो आपके लिए सारी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गई। जो मीनिंग आप ढूंढ रहे हो इस पूरी दुनिया में वो वहीं पे खत्म हो जाता है जब आप खत्म हो जाते हो। तो सवाल कहीं ना कहीं एक ये आता है कि अगर ये बात सच है कि मेरे मरने के बाद नथिंग मैटर्स, तो मेरे जिंदा होने पे भी क्यों कुछ मैटर करना चाहिए? राइट? इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जब इंसान आता है तो वो कहीं ना कहीं नाइलिस्ट फील कर सकता है, कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर सकता है कि हाँ, कि जब मुझे एक दिन ये सब छोड़ के जाना ही है, तो इस चीज का मतलब क्या हुआ? ये चीज परमानेंट क्यों नहीं है? वो चीज है कि जब इंसान को पता लग रहा है, जब रियलाइज हो रहा है कि यार मैं मरने ही वाला हूँ, तो फिर इन सब चीजों का मतलब क्या हुआ? तो यही बात आ जा रही है कि अब तुम इस चीज को पॉजिटिवली देखते हो, नेगेटिवली देखते हो। वर्ड ये मैं यूज नहीं करना चाहूंगा पॉजिटिव नेगेटिव, बट व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? कि तुम क्या सोचते हो कि तुम एक दिन मर जाओगे,
तो कोई बंदा होगा बोलेगा यार मैं तो इन सब चीजों का मजा लेना चाहता हूँ, मैं इन सब चीजों से खेलना चाहता हूँ, जो भी दुनिया में चीजें हैं, ताकि मरने पर मुझे ये मलाल ना रहे कि यार कुछ किया नहीं यार। तो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, आई थिंक, कि तुम कौन सी नजरों से देखते हो। तुम नाहिलिस्ट भी हो सकते हो, तुम absurdist भी हो सकते हो, चॉइस तुम्हारे ऊपर है। देखते हैं आगे क्या। जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। जिन लोगों को वो जानता है उनकी भी एग्जिस्टेंस तब तक ही है जब तक आप एग्जिस्ट करते हो। जो चीज़ों के पीछे वो लगा हुआ है उनकी भी मोटिवेशन तब तक ही सीमित है जब तक आप सीमित हो। तो रीज़न क्या है फिर ये सब का? फिर तो सब कुछ छोड़ के पहाड़ों में चले जाओ, राइट? वही जो अभिषेक उपमन्यु का जोक है कि क्या करूं फिर, मैं जॉब छोड़ दूं क्या, राइट? जो कि बहुत एक बहुत एक फंडामेंटल हमारे एस्पेक्ट को हिट करता है कि अगर कुछ भी जो हम कर रहे हैं उसकी एग्जिस्टेंस, उसका पर्पस नहीं है तो फिर कुछ भी क्यों करें? फिर तो कोई करने का फायदा नहीं है। इस एग्जिस्टेंस सबसे पहला थॉट यही आता है दिमाग में कि जब ये सब का जब कोई पर्पस ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं होना है, तो मैं करूँ क्यों, है ना? क्राइसिस को फाइट करने के लिए लोगों ने लेगेसीज बनानी शुरू कर दी। इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फाइट करने के लिए बायोलॉजिकली जो हम लेगेसी बनाते हैं वो है थ्रू आवर ब्लड लाइन। हम बच्चे पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मरने के बाद हम जानते हैं कि हमारा बच्चा हमारे जेनेटिक मटेरियल को आगे लेके जाएगा, हमारा बच्चा हमारे नाम को आगे लेके जाएगा, हमारा बच्चा हमारे ब्लड लाइन को आगे लेके जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं इंसान को एक पर्पस देता है। तो आपने देखा होगा कई सारी आपने ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनी होंगी कि कोई आदमी है जो बहुत पियक्कड़ था या फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा था, कुछ चल नहीं रहा था, लेजी, लेथार्जिक, लेकिन फिर वो अपने बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस किया उसने, और अपने बच्चों को, तो यस, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं पर्पस लाती है। कि मैं जॉर्डन पीटरसन का एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी उसने यही बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो तो एक सेंस ऑफ पर्पस आता है लाइफ में, और ये बात सही है। और सोचो तुम किसी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, अपने छोटे भाई बहन की, अपने बच्चों की, तो वो तो जिंदगी में पर्पस भर देती है ना? पर जैसे ही उसके घर में बच्चा हुआ एकदम से उसके अंदर एक मोटिवेशन आई, इंस्पिरेशन आई कुछ करने की, और उसने फिर बहुत बड़ी बड़ी जायदाद खड़ी कर दी या फिर जो भी है नाम बना लिया, शोहरत बना ली। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अब कॉम्बैट हो रहा है इस बात से कि भाई उसके मरने तक जिंदगी सीमित नहीं है, उसके मरने के बाद उसका बच्चा, उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका एसेंस, उसका बच्चा कैरी करेगा उसकी लेगेसी। तो जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो उससे झेला नहीं जा रहा था, अब कहीं ना कहीं वो झेला जा रहा है, टॉलरेबल हो रहा है उसके लिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका बच्चा है, उसका छोटा भाई है, उसकी छोटी बहन है। तो इंसान को कुछ चाहिए ऐसा जो पर्पस गिविंग हो, जो मीनिंगफुल हो, वरना इंसान कोई काम करे ही क्यों? उसको आगे लेके जाएगा इन्फिनिट तक, फिर उसके बच्चे भी उसके बच्चे करेंगे, उसके बच्चे भी और बच्चे करेंगे, और जनरेशन चलती रहेगी। तो ये एक बायोलॉजिकल तरीका है अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को कॉम्बैट करने का। ओके। इसी तरीके से फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं। आपके मरने के बाद आपकी जायदाद रहेगी, आपकी शोहरत रहेगी, उस पर नाम किसी और का होएगा पर वो चीज़ रहेगी। ये चीज़ भी आपकी लेगेसी बनाता है, आपके मरने के बाद आपकी एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं कंटिन्यूड रखता है। फिर इसी तरीके से आपके इंटेलेक्चुअल एसेट्स आते हैं, आपकी कही हुई बातें, आपके बनाए हुए आइडियाज़, आपके बनाए हुए थॉट प्रोसेसेस आपके मरने के बाद भी चलेंगे। स्टीव जॉब्स ने एक इंटेलेक्चुअल एसेट बनाया, राइट? उसके मरने के बाद आज भी, अभी भी मैं स्टीव जॉब्स की अगर बात करूं तो आप एकदम से रिलेट करते हो उस बात से। क्यों? वो बंदा तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसके इंटेलेक्चुअल एसेट आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उसी का एक इंटेलेक्चुअल एसेट है। और शायद इसीलिए वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड था, इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड था, उसकी ज़िंदगी में पर्पस था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे मरने के बाद भी ये चीज़ रहेगी, तो वो उस चीज़ को पुश कर लेता था। अगर उसको पता होता उसके मरने के तक ही सीमित है जब जो भी वो कर रहा है, तो वो क्यों बनाता कोई ऐसी चीज़? कहीं ना कहीं उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी एसेंस उसके मरने के बाद भी जिंदा रहे, इस चक्कर में मोटिवेटेड था। इस चक्कर में हर एक इंसान, मैंने बताया आपको, हर एक एरिया में आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं कोई ये बहुत सटल लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरी बनाई हुई चीज
मेरे मरने के बाद भी रहेगी, मैं कितना खुश महसूस करूँ, नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली बहुत सटली ये बात इंसानों को पता होती है कि यार ये जो मैं चीज बना रहा हूँ ना, जो मैं सेंचुरी मार रहा हूँ 71 विराट कोहली, कि मैं जितनी भी अभी सेंचुरी मारा ये आगे भी रहेगी भाई, इसका रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है। सचिन को भी कहीं ना कहीं तो ये लगता ही होगा ना, इस बात से प्राउड होता ही होगा कि यार मैं खेल के चला गया लेकिन मेरे जो रिकॉर्ड्स है वो अभी तक टूटे नहीं है। तो वो भी कितना फुलफिलिंग थिंग है सोचने के लिए। ऐसी मोटिवेशन ढूंढ सकते हो जो आपको आउटलिव करे, जो आपके मरने के बाद भी जिंदा रहे। ऐसी जो भी चीज आपकी जिंदगी में आएगी वो आपको एक पर्पस देगी, ऐसा जो आपको पुश कर सकता है। अब आते हैं रिलीजन की बात पे कि क्यों किसी ने इतना तगड़ा रिलीजन बनाया। सेम आंसर, रिलीजन भी एक इंटेलेक्चुअल एसेट है। रिलीजन को मैं हाथ में पकड़ के दिखा तो नहीं ना सकता हूँ, वो सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस में चलता है। थ्रू जनरेशंस हम एक दूसरे को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू रिलीजन आगे पास ऑन करते हैं। सो जो भी ऑथर होएगा इन सब रिलीजन्स का, कहीं ना कहीं he, I would say he, I don't think it was a she, but let's say he or she or other, maybe he was a non-binary, was motivated, was inspired to create something that outlived the author. तभी तो ये हजारों साल पुराने रिलीजन, और जितना पुराना रिलीजन हो जाए उतना ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। ट्रू, क्योंकि अगर वो इतना टाइम तक टिक चुका है तो हो सकता है उसमें कोई बात हो सकता है उसमें कोई सच्चाई हो। और इसी वजह से जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं वो इस बात की हमेशा दलील देते हैं कि हमारा रिलीजन बहुत पुराना है, हमारा रिलीजन बहुत पुराना है। अब लॉजिकली इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। पुराना होने में ऑथेंटिक होने में फर्क होता है, लेकिन उसका पुराना होना ही अगर उसको ऑथेंटिसिटी देता है तो इस चीज के साथ लोग स्टिक करते हैं। और इसी वजह से जो भी ऑथर्स रहे होंगे इन रिलीजन के अलग अलग, उन्होंने ये रिलीजन बनाए होंगे ताकि कहीं ना कहीं उनके मरने के बाद भी उनका एसेंस इन रिलीजन के थ्रू जिंदा रहे। और रिलीजन सिंस एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, तो लोग फॉलो करते हैं उस रिलीजन को, और लोगों के थ्रू वो इंसान जिसने वो रिलीजन बनाया वो जिंदा रहता है। उसका नाम तुम्हें ना पता हो, चाहे उसका वजूद तुम्हें शायद ना पता हो, लेकिन सिंस वो रिलीजन जिंदा है तो उसकी एसेंस जिंदा रहती है। नाउ दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ऑब्वियसली मल्टीपल फेसेस हैं इस चीज के कि क्यों रिलीजन बनाया गया है। मैंने बड़े सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इस बात के। कंट्रोल फैक्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल फैक्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। बट अगर आप इस बात पे आते हो कि क्यों कोई लोगों को ग्रुप में लाके कोई भी चीज करने पे मजबूर करना, जैसे कि कोई अगर एक चर्च है, ठीक है, लोग हैं बहुत सारे और मुझे चर्च के लिए पैसा निकलवाना है, तो बहुत इजी होगा बजाय कि मैं कोई ऐसे काम के लिए पैसा निकलवाऊं जैसे कुआं बनाना है। तो और अलग अलग लोग आ रहे हैं, तो मैं अलग अलग लोग को ये नहीं कन्विंस कर पाऊंगा इतना इजीली कि यार कुआं बनाते हैं या हॉस्पिटल बनाते हैं एक बड़ा सा और वहां पे इलाज होगा। लोग नहीं कन्विंस होंगे। लेकिन अगर तुम बहुत सारे लोग हैं और मैं एक पता चल गया कि अच्छा ये इन भगवान को मानते हैं, तो भगवान को यूज करके एज अ फेस वैल्यू उनका तुम पैसा निकलवा सकते हो कितना। तो हमें ये मैनिपुलेट करने के लिए भी कहीं ना कहीं रिलीजन का यूज हुआ है, आई थिंक। आदमी ये चीज लिखेगा, कोई आदमी ये चीज बनाएगा, तो उसका रीजन वही है कि क्यों कोई आदमी एक बिजनेस खड़ा करता है जैसे एप्पल जैसा, क्यों कोई आदमी एक लेगेसी बनाता है। ऑनलाइन आजकल बहुत चल रही है ये चीज, राइट? क्यों कोई आदमी एक चैनल बनाता है, क्यों कोई आदमी कहीं ना कहीं एक, सही बात है, क्यों कोई आदमी चैनल बनाता है। मैं क्यों बनाया चैनल बताओ? इसलिए तो बनाया था कि एक पर्पस गिविंग लगता है मुझे इसमें, एक मीनिंग लगता है इसमें, इसलिए तो बनाया है। तो वही बात है कि कोई भी इंसान जो भी काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें पर्पस ढूंढ रहा है अपना। वैसे ही जिसने भगवान बनाया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जिसने लिखा होगा, किया होगा, वो भी यही सोच रहा होगा यार कि कुछ तो ऐसा चीज रहे जो मेरे मरने के बाद भी आगे बढ़े। आर्ट वर्क बनाता है। क्यों बनाता है? मोनालिसा कौन थी हमें नहीं पता, लेकिन उस आर्ट वर्क के थ्रू उसका आर्टिस्ट जिंदा है आज भी। ट्रू।
that explains the inspiration behind, all these intellectual assets, and religion is also an intellectual asset. और मैं ये कभी नहीं कहता कि religion जो है ये किसी किसी बेवकूफ़ इंसान ने बनाया, बहुत इंटेलेक्चुअली सुपीरियर इंसान ने बनाए हैं जितने भी रिलीजन बनाए हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है इतना तगड़ा एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट बनाना। तो क्या ऐसा स्कूल ऑफ थॉट की जहाँ पे सारे पॉसिबल आउटकम्स के सोल्यूशन दिए हुए हैं, भले ही वो सोल्यूशन आज के डेट में आउटडेटेड हो गए हों या सही ना हो, लेकिन किसी ने सोचा, भाई सोचने के लिए तो देना पड़ेगा ना उन लोग को दाद। यही चीज़ है कि भले ही आज के ज़माने में तुम कुछ भी बोलो रिलीजन को, लेकिन जिसने भी रिलीजन बनाया है उस बंदे को सैल्यूट है, मेरा सैल्यूट है, तुम लोगों को पता नहीं। हाँ, जिसको फॉल्सिफाई करना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात रिलीजन की यही है, सबसे बड़ा आइडिया यही है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है इन मोस्ट रिलीजन्स, चाहे वो इब्राहिमिक हो चाहे ना हो, कि गॉड इज नॉट बाउंड बाय द एस्पेक्ट ऑफ टाइम, मैटर और स्पेस। और सिंस इंसान आर बाउंड बाय टाइम, मैटर एंड स्पेस, सो इंसान एसेंशियली कभी फॉल्सिफाई नहीं कर पाते हैं आइडिया ऑफ गॉड को। प्रूव करना तो बात की बात है। सो कमाल का कॉन्सेप्ट है, कमाल का आइडिया जो कि बनाया गया एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह लोगों को साथ में जोड़ने के लिए। जो भी रीज़न है, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन क्यों एक अगर उसके आप बुनियाद पे जाओ कि क्यों कोई इंसान इतनी बड़ी जद्दोजहद करेगा ऐसी कोई चीज़ बनाने के लिए, तो उसके पीछे रीज़न है अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के खिलाफ लड़ने के लिए, अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए। और हर एक इंसान, मैं भी, आप भी, पूरी दुनिया जो आप जानते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए। और जब वो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये चीज़ नहीं करता है तो उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है, फिर वो डिप्रेशन में जाता है और फिर बोलता है लाइफ यार मीनिंगलेस है, क्या करूं। भाई तेरी लाइफ मीनिंगलेस नहीं है, तुझे बस एग्जिस्टेंशियल से लड़ने का कोई वेपन नहीं मिला है अभी तक, तो वो वेपन तो अक्सर वो सुसाइडल हो जाता है, तो हाँ। अक्सर वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो अक्सर वो सारी दिशाओं। बताओ, मैं एक स्टोरी, अभी की बात है, जब मैं वीडियोस नहीं बना रहा था बीच में, पहले बनाता था अगस्त में, उसके बाद सितंबर में मेरा कॉलेज चालू हो गया, एमएससी, मतलब कि मैं कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे मैं भाईंदर में रहता हूँ मुंबई में, तो मैं सेंटा क्रूज 10-12 स्टेशन दूर है, ठीक है। तो सुबह जाना और शाम को आना भीड़ में, सुबह जाना शाम को आना। तो एक दिन मैं शाम को ऐसे ही आ रहा था यार, और फिर मुझे याद है कि मैं मतलब सेंटा क्रूज में चढ़ा और मुझे ट्रेन में बैठने नहीं मिला, तो मीरा रोड तक मैं खड़े हुए आया, ठीक है। और ना मेरा मुंह मतलब एकदम रुआसा हो गया यार, कि लग रहा था यार उधर मैं खड़े खड़े सोच रहा है जिंदगी क्या मतलब है, मतलब मैं एमएससी अब भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फ्यूचर में भी क्या मैं यही करूंगा, सुबह जाऊंगा यार शाम को आऊंगा। तो मुंह एकदम रुआसा हो गया था। तभी मेरा एक बंदे से आई कांटेक्ट हुआ जो बैठा था सीट पे, और ऐसा लगा कि उस बंदे ने देख लिया मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी आंखों में मतलब देख लिया उसने, और उसने बोला भाई तू बैठ जा। भाई जब जो मैं बैठा हूँ, जो मेरे आंखों में जैसे गरम लगता है ना रोने से पहले, वैसा गरम लगना चालू हो गया, पानी थोड़ा थोड़ा भरना चालू हो गया आंख में। और मैं सोच रहा हूँ यार कितना अच्छा बंदा है ये, क्या मतलब। और फिर बैठ के मैं यही सोचे जा रहा हूँ यार कि मैं क्या करने के लिए, मतलब कि मुझे क्या करना था, मतलब कि मैंने जो सब्जेक्ट लिया मुझे अच्छा लगता है, बट जो ट्रैवलिंग है इसका मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन में कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा था। तब मुझे ये ना ऐसे रियलाइजेशन है, नहीं, जब मैं वीडियो बनाता था ऐसी टाइप की तो मैं बहुत खुश रहता था। तो फिर तब से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब फिर से वीडियो बनाना है, भले ही थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे होगा शेड्यूल, बट मैं ये करूंगा। और अभी मैं 4-5 दिन से रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता मेरा मेंटल स्टेट कितना अच्छा है। तो वही है दोस्त कि अगर तुम डिप्रेस्ड हो, अगर तुम बहुत एंग्शियस रहते हो, तो इसका वन ऑफ द मेजर रीजन यही है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई गेम नहीं है। मैं इसको गेम से कंपेयर करूंगा, वीडियो बनाना मेरे लिए गेम है, मेरे लिए कोई टास्क नहीं है जो मैं यार टू डू लिस्ट में रोज सुबह लिखता हूँ कि हाँ इतने से इतना। नहीं, टू डू लिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये बात है कि तुम अगर डिप्रेस्ड हो तो तुम्हें ये बात याद रखनी कि तुम शायद ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिसमें तुम्हें मजा आता है, जिसमें तुम्हें और लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, तुम अकेले ही उस काम को करके मजा
आनंद की प्राप्ति कर लेते हो, और मैं उस काम की बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हो। तो यही है कि कुछ ढूंढो ऐसा करने के लिए। डांस आता है डांस करो, गाना आता है गाना गाओ, जो करना है करो। ओशो, पता है ओशो का मुझे सबसे अच्छी यही बात लगती है कि वो एक वीडियो में बोलते हैं कि जिंदगी है ना बांसुरी जैसी है। बांसुरी का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, उसमें हवा डालोगे तभी मधुर ध्वनि निकलेगी। तुम हवा डाल ही नहीं रहे बांसुरी में, और तुम बांसुरी को पकड़ के खड़े हो, बोल रहे हो अरे यार इसका इसका क्या करूं, इसको कहाँ डालूं। तो ऐसा थोड़ी होता है दोस्त। जिंदगी एक कोरा अवसर है, कोरा कैनवास है, उस पे पेंट तुझे करना है। अब तुझे पेंट किस फॉर्म में करना है? तुझे अगर वीडियो बनाना है तो वीडियो बना के पेंट कर जिंदगी को। अगर तुझे ड्राइंग करना है तो ड्राइंग बना के कर। तुझे गाना गाना है तो गाना कर। तुझे रैप करना है तो रैप कर। बट कुछ कर, पोइट्री लिख, कोट्स लिख। वर्ल्ड वॉर पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस देख और फिर उस वीडियो का ब्रेक डाउन बना, कुछ कर, तब आता है मीनिंग। तो यही था आज का वीडियो। मुझे बहुत सही वीडियो लगी। बाकी तो कुणाल का पर्सपेक्टिव है ये। एंड यस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड यस प्लीज डू सब्सक्राइब टू कुणाल की राय channel, and I have already subscribed to him. So yeah, I'll see you in the next video. Till then, goodbye.